अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहाँ पे प्रेस्टो पब्लिक स्कूल के अंदर आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ चल रहा है और यहाँ पे मोहतरम कर्नल अब्दुल कदीर साहब के यहाँ कराची की वेलफेयर की दुनिया की बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत मोहतरम मज़हर हानी साहब और इनके भाई जनाब अहमद शाह साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। वो कराची वालों की तरफ से चकवालियों के लिए गर्म कपड़ों का तोहफा लेकर के आए, बहुत सारे पैकेट्स बनाए और यहाँ के नीडी लोगों के अंदर जो है उनको तकसीम किया और ये मामला अभी जो है प्रेस्टो स्कूल के अंदर चल रहा है। यहाँ पे मोहतरम मदन हानी साहब तशरीफ फरमा हैं, जनाब कर्नल अब्दुल कदीर साहब तशरीफ फरमा हैं और मोहतरम कमर इकबाल सूफी साहब हैं और दीगर बहुत अहम शख्सियात, जनाब एक रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब हमारे यहाँ तशरीफ फरमा हैं। तो हम जो है वो बात करते हैं, जनाब कमर इकबाल सूफी साहब और जनाब मदर हानी साहब जो हैं वो अपनी वेलफेयर की जो सरगर्मियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मोहतरम कर्नल अब्दुल कदीर साहब। जनाब बहुत शुक्रिया, आपने तारुफ करवा दिया। क्या आजकल के ज़माने में एक आदमी अपने भाई के साथ कराची से एक तवील सफ़र करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आए और अपने अखराजात से तोहफ़े भी लेकर आए, क्या उसके खुलूस में कोई शक रह जाता है? नहीं जी, नॉट एट ऑल। तो ये मेरे जो भाई हैं, इनको अल्लाह ने जिस नेमत से नवाजा है उसका नाम है खुलूस, और जिस शोबे में किया है वो खिदमत खल्क। मैं आपको तकरीबन 25 साल से जानता हूँ। जब मैं रेंजर का कमांडर था हैदराबाद में, तो इनकी मैयत में हमने बहुत सारे काम किए। थर में जाकर, जहाँ के एक तवील कहत साजी का आलम था, आपने वहाँ पर हर तरह की मदद की। मैं तो इनके साथ बस वैसे ही चल पड़ता था, लेकिन जज्बा तो इनका हुआ करता था। तो मैं मशकूर हूँ कि आपने मेरी तरबियत फरमाई। मैं आज थोड़ा बहुत जो काम कर रहा हूँ खिदमत खल्क के हवाले से, उसका जो पौधा लगाया है, जो बीज बोया है, वो मदर हानी साहब ने बोला है। मैं आपके भाई जनाब अहमद साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप का जो आना है वो मेरे लिए बाइस इज़्ज़त है, और इतना तवील सफ़र करके आप तशरीफ़ लाए हैं। मुझे आपके आने की खुशी है और मैं बग़ैर किसी झिझक के और बग़ैर किसी कंट्राडिक्शन के ये कह सकता हूँ कि जो जज्बात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, यहाँ जितने मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं सबके भी यही जज्बात है। मैं ठीक कह रहा हूँ? ठीक है ना? तो आपका स्टे हमारे पास शायद कल तक का है। हाँ, कल सुबह मेरी रवानगी है। कल आपकी रवानगी है। तो मैं ये कहूँगा कि हम ज़्यादा टाइम इनके साथ गुजारें, इनसे सीखें। और मैं सिर्फ एक सवाल आपसे करूँगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे हम नहीं आते हैं। हमें ये बताइए कि खिदमत खल्क की जो तरबियत है, ये जैसे अब्दुल सत्तार ईदी की वालदा साहिबा ने बचपन में उनकी शुरू कर दी थी, आप ये बताइए हमें कि हम अपने बच्चों में खिदमत खल्क का जज्बा किस तरीके से पैदा करें। जनाब मज़हर हानी साहब। बहुत शुक्रिया कर्नल अब्दुल कदीर, और इतनी अहम शख्सियत चकवाल की यहाँ बैठी हैं। मुझे तो गुफ्तगू करते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि इतने बड़े और पढ़े लिखे लोगों के दरमियान बैठना ही एक बाइस एजाज़ है। और देखिए, बच्चा जो है वो घर से सीखता है, फिर उस्ताद से सीखता है। तबलीग जुबान से नहीं की जाती, तबलीग अमल से की जाती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा ना सूफी साहब कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हमने अपने वालिदैन को करते हुए देखा, और आज मैं इस डगर पर हूं कि कराची की कोई अदबी सरगर्मी ऐसी नहीं है जिसमें मेरा जिक्र ना हो, या मैं कर रहा हूं, या पुष्प पे उनके मेरे हाथ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। कराची बहुत बड़ा शहर है, 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की आबादी है, पूरा मुल्क है। अगर हम ये कहें कि पूरा मुल्क है तो ये बेजा ना होगा।
الحمدللہ کچھ مہمان اور آئے ہیں کرنل صاحب میں، تو بچہ سیکھتا ہے. ایک خاتون ٹرین میں سفر کر رہی تھی، بہت سارے لوگ ٹرین میں سفر کر رہے تھے ان کے ساتھ. لوگوں نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، خاتون بھی کتاب پڑھ رہی تھی. تو لوگ حیران ہوئے کہ اس عمر میں بچہ جو ہے کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی ٹیبلٹ سے نہیں کھیل رہا، کوئی ویڈیو گیم نہیں کھیل رہا، کوئی موبائل پہ نہیں لگا ہوا، تو یہ کتاب کیسے پڑھ رہا ہے بچہ؟ انہوں نے خاتون سے سوال کیا تو خاتون نے کہا بچے تو دیکھتے ہیں، بچے تو دیکھتے ہیں. اگر ہم ایسا کوئی عمل کریں جو ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، میں کراچی سٹی ریلوے کالونی میں رہتا تھا. وہاں سے ایک بس چلتی تھی 8A. ہم اس 8A میں بیٹھ کر صدر جاتے تھے، صدر سے خریداری کرتے تھے. تو والد صاحب کے ساتھ جب میں بس میں بیٹھتا تھا تو جہاں کوئی بزرگ آدمی آیا، والد صاحب صرف اشارہ کرتے تھے کہ بیٹا سیٹ چھوڑ دے، اس بزرگ کو بیٹھنے دے. تو وہ جو تربیت ہے وہ گھر سے ہوگی. فلم بن رہی ہوتی ہے، اگر آپ اپنے باپ کا ادب کر رہے ہوں گے تو بچہ کل آپ کا ادب کرے گا. آج آپ اس کو یوں دینا سکھائیں گے تو بچہ یوں دینا سیکھے گا. آپ کا جو عمل ہے کچھ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. عبدالستار عیدی کے ساتھ میں نے بڑا وقت گزارا. وہ کوئی تبلیغی دورے پہ نہیں جاتے تھے، وہ کوئی محلوں میں نہیں نکلتے تھے. ان کا عمل تھا، ان کا عمل تھا. ان کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک دفعہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کسی بات پر، تو میں بھاگ لیا ادھر سے. انہوں نے مجھے، کیونکہ میں والنٹری تھا تو میں وہاں سے بھاگ لیا. میں نے کہا مولانا ناراض ہوں گے مجھ پہ. ہمارے ایک دوست قاضی ریاض الدین کورنگی سینٹر کے انچارج، تو انہوں نے ایک پالک بچی لی تھی جھولے سے، اور اس بڑی ہو گئی ماشاءاللہ، اس کی شادی کرائی. تو انہوں نے شادی کی اس بچی کی، تو عیدی صاحب بلقیس عیدی اور میں بھی پہنچ گیا. میرے بعد مولانا آئے، میں آگے بیٹھا تھا تو ریاض نے کہا کہ مولانا مظہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. خیر آگے وہ بھی بھول گئے تھے، میں بھی بھول گیا. تو میں نے چھیڑا ان کو، نہیں مولانا بڑی آج تو ٹوپی شوپی نہیں نظر آ رہی ہے، چپل بھی نظر آ رہی ہے، تو کیا بات ہے بھابھی کے ساتھ شاپنگ کر لی آپ نے؟ ارے نہیں، پرسوں جو مردہ نلایا تھا اس کا سامان ہے، لاوارث جو مردہ تھا اس کا سامان ہے، اس کی ٹوپی ہے، اس کی چپل ہے. تو عمل اگر آپ کریں گے اور بچوں کو دینا سکھائیں، بچوں کو گیور پرسن سکھائیں. 3 قسم کے، آپ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، 3 قسم کے دنیا میں آپ مفکر ہیں. 3 قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے گیور پرسن، دینے والا. عبدالستار عیدی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اسکول بنا دیا. گیور پرسن، معاشرے کو دے رہا. استاد، تعلیم فی سبیل اللہ، کیونکہ تعلیم پیشہ نہیں ذمہ داری ہے، تعلیم پیشہ نہیں ذمہ داری ہے. گیور پرسن. دوسرا ہوتا ہے نو پرابلم پرسن. یہ نو پرابلم پرسن کون ہوتا ہے؟ جو گیور پرسن کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتا. یہ بھی معاشرے کا ایک بڑا اچھا شہری ہوتا ہے، بھئی یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، کر دیں تو اس سے. تیسرا ہوتا ہے معاشرے کا ناصور، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. یہ ہم نے نہیں بنانا. اپنی آنے والی نسل کو یہ ہم نے نہیں بنانا. انہیں گیور پرسن بنانا ہے، انہیں شیئرنگ کرنے والا بچے کو بنانا ہے، انہیں دینے والا بنانا ہے. جب وہ شیئرنگ کرنے والا بچہ بنے گا تو بڑا ہو کر جو ہے وہ شیئرنگ کرتا رہے گا، خواہ وہ پیسے کی شیئرنگ ہو یا محبت کی شیئرنگ. شیئرنگ سکھانی ہے اس کو، بچے کو، کہ دینا ہے تمہیں. تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو شیئرنگ کرنے والا، ہمارا المیہ کیا ہے صوفی صاحب؟ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوتا، چھوٹا ہوتا ہے، اے تیرا چاچا جو ہے نا بڑا خراب ہے، اے تیرا ماما جو ہے بڑا خراب ہے،
اے تیری پھپھو جوڑی ہے بڑی خراب ہے. ہم نے اس بچے میں معصوم میں نفرت ہی پیدا کر دی. ابھی میں ایک خاتون کی کفالت کرتا ہوں پنجاب میں، چشتیاں سے ان کا تعلق ہے. ستیلے بھائی نے، وہ میاں بیوی کسی بات پہ ہنس رہے تھے، وہ ماں نے اس بچے کی ایسی زہر کرا کہ ستیلے بھائی نے اپنے بھائی کو گولیوں سے مار دیا. اچھے خاصا وہ بیچارے کا کام تھا، اب اس کی بیوی جو ہے گھروں میں کام کر رہی ہے. یہ نفرت جو ہم سکھا رہے ہیں، یہ تمہارا چچا ایسا، تمہارا ماموں ایسا، تمہارا پپا، خدا کے واسطے سے نکلے. اگر آپ کو کوئی اختلاف بھی ہے تو آپ وہ اختلافوں کمرے کے اندر میاں بیوی ڈسکس کریں، اس معصوم بچے کو گندا نہ کریں. پھر اس نے پورے معاشرے میں نکل کر نفرت کرنی اور کچھ نہیں کرنا. اس سے نفرت، اس سے نفرت، یہ مہاجر، یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ سید، یہ جو ہے شیخ، یہ نفرت جو ہے پھر وہ اسٹیج لیتی رہتی ہے. تو میں چونکہ اسکول بھی ایک چلاتا ہوں، میں نے اسکول میں بڑی، ہم جہاں پہ اسکول چلا رہے ہیں کرنا صاحب تشریف لائے، میرے خیال میں آپ بھی آئے تھے، ریڈی گوٹ. وہاں ایک ویلفیئر اسکول، وہ پوری سندھی آبادی ہے، اور ایسی آبادی ہے کہ جہاں منشیات کھلے عام بکتی ہے، مطلب ایسے روڈ کے اوپر جہاں منشیات تقریباً سمجھیے کہ 70% مرد منشیات کا عادی ہے، 99% عورتیں گٹکا کھاتی ہیں. جہاں تمیز نہیں ہے کہ باپ کسے کہتے ہیں، چچا کسے کہتے ہیں، عجیب زندگی. وہاں ہم نے اسکول کھولا، اسکول کھول کر وہاں بچوں کی تربیت کی. آج ایک بچہ جب وہ گھر جاتا ہے تو اپنی ماں کے ہاتھ چومتا ہے، ماں کو بوسہ دیتا ہے. یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے اسکول کے اندر جو سکھا رہے ہیں. باپ آئے گا تو سب سے پہلے پانی کا ایک گلاس باپ کو دے گا، جھگیاں ہیں، گلاس دے گا، اس کو چپل دے گا اگر چپل ہیں تو. رات کو سوتے وقت ماں اور باپ کو بیٹا 1 منٹ کے لیے پیر دبانا ضرور ہے تم نے. تو ہم نے یہ بچے جو ہے نا یہ تو دیکھتے ہیں. میں جب اسکول میں نے یہ ویلفیئر کھولا تو میں چین اسموکر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ڈاکٹر سبت حسن اور ظفر عارف اور ان لوگوں کے ساتھ، سارے لیفٹسٹ گروپ کے ساتھ تھا. تو ڈرنک اور یہ تو ڈرنک تو الحمدللہ نہیں، چونکہ باپ کی طرف سے تھا. سگریٹ بھی خاندان میں کسی نے نہیں پی تھی، میں پیتا تھا. جس دن اسکول کھولا اس دن سگریٹ کی ڈبی کو پھینک دیا، آج تک پھر دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا کہ اگر میں سگریٹ پیوں گا تو میرے بچے بھی سگریٹ پیئیں گے، میرے طالب علم بھی سگریٹ پیئیں گے. تو اگر ہم نے ان بچوں کو سماجی کارکن بنانا ہے، معاشرے کا اچھا شہری ہے، آپ خیرات نہ کریں، آپ ان کے ہاتھ سے کریں. ابھی کرنل صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کرنل صاحب کسی کو بھی کوئی چیز ہاتھ یوں نہیں دیجیے گا، ان سے کہیے گا کہ یہ خود نام لیتے ہیں، خود اٹھاتے جائیں. یوں ہاتھ ہوگا، آپ دیں گے تو یوں ہاتھ ہوگا. تو اس حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم نے آنے والی نسل کو بچائیں، اپنے خاندانوں کو بچائیں. جب آپ اس بچے کے اندر محبت بھر دیں گے تو خاندان تو پھر وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا. جزاک اللہ. یہ جناب ہانی صاحب نے جو باتیں میں بتائی ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. آج سے تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے. میں گیا سول ہاسپٹل میں، کسی پیشنٹ کو لے کر گیا چکوال کے اندر. تو وہاں 2 بچے تھے جن کی عمریں ہوں گی یہی کوئی 8-9 سال، اور دونوں کے رنگ بالکل پیلے تھے اور شاید جڑواں تھے وہ، اور ایک چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا ڈاکٹر سے، میں نے کہا ان بچوں کو کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے اس کے باپ نے صبح ناشتے کے وقت بیوی نے ناشتہ بنانے میں دیر کر دی، اس کو ناشتہ پسند نہیں آیا، دونوں بچوں کو اٹھا کر دیوار سے پٹکایا ہے اور دونوں کو مار دیا. اس سے بڑی حیوانیت کوئی ہو سکتی ہے؟ شاید بعد میں وہ بھی روتا ہوگا، لیکن جب جذبات میں آیا تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھا اس کو. یہ تعلیم دیتی ہے خدمت کہ آپ نے اپنے اوپر کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے صبر کرنا ہے، آپ نے کیسے لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے آپ نے. تو یہ تربیت جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہم رانی صاحب ہمارے ساتھ، میری بھی تربیت کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے.
एक और बात करना चाहूँगा, वो ये है कि जहाँ आपने हमें बताया कि आपने माशाल्लाह बड़ा काम किया, अगर मैं पूछूं, आपको याद तो नहीं होगा, लेकिन आपने तकरीबन कितने मुर्दों को गुस्ल दिया, अगर अंदाज़न हमें बता दीजिएगा। नहीं याद नहीं, और फी सबिल्ला दिया, और इससे फायदा बड़ा हुआ। लोग मुझसे कहते थे यार ये जो मुर्दा आपने हमारे अब्बा को गुस्ल दिया है और कफन दिया, कफन भी देता था, तो इसके कितने पैसे? मैंने कहा यार ये कोई पैसे वैसे नहीं है, बस ठीक है, बस आप क्या करें, फलां बेवा देखो उसकी मदद कर दो जाके, फलां घर में बच्चा बीमार है जाओ उसकी मदद कर दो। अच्छा वो मुझे क्या देते, 1000 1500, उन्होंने 8-10 हजार जाके उस बेवा को दे दी। तो ये बड़ा कुछ यार। कुआं खुदवाना, नलका लगवाना एक ये सदका जारिया है। तो मैं पुरानी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन इसी साल में आपने तकरीबन कितने कुएं या हर महीने मेरे 5 से 6 हैंडपंप में, मेरी फेसबुक पर आपने देखा होगा लगाता हूं मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम काम में आज तक किसी से कोई चंदा नहीं लिया। कोई माई का लाल इस पाकिस्तान में कहते कि मजहरहानी मेरे दरवाजे पर चंदा मांगने आया था। 3-4 दोस्त हैं, हम लोग मिलकर करते, अपना अपना हिस्सा डालते, कोई चंदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से अल्लाह का एहसान कभी नहीं। मैं रेडीगोट गया जहां पर आपका स्कूल है, वो बच्चियां जैसे आपने बताया बड़ा पसमानदा इलाका है, वालिदैन को पता ही नहीं है किसी चीज का, लेकिन उन बच्चियों के अंदर मैंने बड़ी तरबियत का इजहार नजर आया मुझे, और बड़ी बाअदब बच्चियां थीं, लड़के भी थे लड़कियां भी थीं। और इन्होंने मदर रानी साहब ने आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूं कि जब छुट्टी होती थी तो बच्चों को खाना दिया जाता था, सिर्फ बच्चियों को नहीं दिया जाता था, पूरे मोहल्ले के लोगों को दिया जाता था, और खाने का कीमत लेते थे, मुफ्त नहीं देते थे। और कीमत क्या थी? 10 रुपए, 2 रोटी एक साथ। और फिर इन्होंने एक साथ हॉस्पिटल भी बनाया, उसमें लेडी डॉक्टर आती थी, वो आके मरीजों को चेक करती थी, वो भी मुफ्त में नहीं करते थे, उसकी भी फीस लेते थे, और वो थी 25 रुपए, जिसमें डॉक्टर की फीस भी शामिल है, उसमें अद्वियात भी शामिल है, और उसमें अगर दाखिल करना पड़ता है किसी को इंडोर ट्रीटमेंट के लिए, वो भी उसी 25 रुपए में होता था। है कोई मिसाल? तो क्या आज हम खुशकिस्मत नहीं है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है जिसकी रोशनी हम पर पड़ेगी, शायद हमारा भी कोई उससे चमकारा निकल आए। ठीक है, मैं यहाँ बैठे हुए बात करते हुए अपने बेटा, इधर आइए आप, मोहसिन हयात साहब, ये हमारे मस्जिद के इमाम हैं और खतीब हैं। इनके मुतालिक मैं एक सिर्फ बात करूंगा, इस छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने इनको बहुत इल्म अता फरमाया है, और जो बात ये करते हैं वो आम तौर पर लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये दिलेर होके बात करते हैं, कुरान की तालीम देते हैं और बहुत बोल्ड तरीके से देते हैं। इनकी एक बात मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि इन्होंने शुरू किया हुआ है हर इतवार के दिन बच्चों को बुलाकर जहाँ पढ़ाते हैं वहां पर उनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी करते हैं। यानी ये मुल्ला पैदा नहीं कर रहे हैं, मुजाहिद पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं, और कितने आपके इस वक्त कितने बच्चे आपके पास? जी, ये नौजवानों की क्लास जो हमने शुरू की है, ये तकरीबन 13 साल से ऊपर के नौजवान हैं, और 20-22 साल तक की उम्र के हैं, इससे ज्यादा के ऊपर के अफराद नहीं हैं। यानी मैं नहीं बन सकता हूँ आपका स्टूडेंट? नहीं, इस सिलसिले में नहीं बन सकते, बाकी तो मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। तो इसमें ये सिर्फ नौजवानों को लिया है, और इनकी अभी तकरीबन 3 क्लासें हो चुकी हैं, और क्लास की तरतीब में जैसे कर्नल साहब ने बताया कि फिजिकल ट्रेनिंग होती है, उसमें मतलब वर्जिश होती है, गेमिंग होती है, उसमें बाकायदा तौर पे 1 घंटे का लेक्चर सबक दिया जाता है, जिक्र अज़कार होता है, तिलावत होती है, सलातुल हाजत पढ़ाए जाते हैं। ये 3 घंटे की क्लास होती है हर इतवार को। तकरीबन इसमें हमारे पास 25 नौजवान हैं, और ये इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि ये फिर इन्होंने ये 20 क्लासें लेनी है। 20 क्लासें लेने के बाद फिर इन्हीं नौजवानों ने 9 से 13 साल, 7 साल 13 साल, 7 से 13 साल तक के बच्चों को फिर उन्होंने पढ़ाना है, इन नौजवानों ने, इंशाल्लाह। मैं अपने भाई जनाब मोहतरम अहमद साहब से गुजारिश करूंगा, इनका ताल्लुक तालीम से है, और अभी तो ये रिटायर हो गए हैं, लेकिन
तालीम का हमारा जो म्यार चल रहा है उस पर, चूंकि मैं भी इसमें थोड़ा बहुत मैंने भी वक्त गुजारा है तालीमी शोबे में, ये एक बड़ी तेजी की तरफ, इन्हितात की तरफ जा रहा है। ऐसे ही है ना? अच्छा, हमें पता है कि ये गलत हो रहा है काम, लेकिन फिर भी करते जा रहे हैं, फिर भी करते जा रहे हैं। तो मैं अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि आप हमें थोड़ा सा बताइए कि ये जो तेजी से हम जवाल की तरफ जा रहे हैं, हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ना? जी ठीक है, आप मुख्तसरन बोल के माइक इनके हवाले कीजिएगा। देखें, अस्सलाम वालेकुम, मैं यूनिवर्सिटी का विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी बाय द वे, अभी हम यूनिवर्सिटी में सब असातिज़ा वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम कमज़ोर क्लर्क पैदा कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी अभी इस वक्त कमज़ोर क्लर्क पैदा कर रही है, और इस बात का बड़ा अफसोस है कि हम अच्छे ऑफिसर नहीं पैदा कर रहे, वेयर हमें बहुत अच्छे इंसान पैदा करने चाहिए। हमारा इस्लाम तो कहता है कि इस्लाम इज द बेस्ट कोड ऑफ लाइफ, और हमें ऐसे पता चलता है अभी हमने इस्लाम कबूल किया है, अभी हम इस्लाम के दायरे में आए हैं। हम यकीन कर लें, अगर हम अपनी एक्टिविटीज की तरफ देखें तो हम किसी जगह खड़े होने के काबिल नहीं है, तो अल्लाह ही हमारा हाफिज है। तो इस नुक्ते पे हमें कर्नल साहब का बिल्कुल नुक्ता ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम इन्हतात पजीर हैं। हम इन्हतात पजीर क्या, हम बहुत नीचे जा रहे हैं, हमारा ग्राफ रोज बरोज गिर रहा है, तेजी से गिर रहा है, ये तेजी से गिर रहा है। इस पे हमें काम की जरूरत है, और हमें तो ये पता चलता है कि अभी हम नया हमने इस्लाम कबूल किया है, हम पहले से पता नहीं कितने अरसे से पीछे से क्या आ रहे हैं। इस्लाम कहता है, हमें इस्लाम ने ये बताया जब हम पढ़ते थे कि द बेस्ट कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम से अच्छा और कोई निज़ाम नहीं है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्यों इतने बैकवर्ड होते जा रहे हैं, हम क्यों पीछे जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। इनके बोलने के बाद मेरी गुंजाइश तो नहीं बनती, इतने बड़े प्रोफेसर माशाल्लाह दीन की। बहरहाल बड़ी बात है कर्नल साहब की कि, और मैं बड़ा खुशी हो रही है कि आप लोगों की सोच बहुत अच्छी है कि आप सब लोग इनकी एक आवाज़ पे आए, जबकि ये सिलसिला अब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है कि लोग बैठते थे, मसले हल करते थे, बातें करते थे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। अब तालीम का भी ये हुआ कि पहले जो लोग थे, जैसे सर हैं, ये सिंसियर थे, अब आते हैं कमाने के लिए। ये अलमिया है, हकीकत है। पैसे पहले फ्री में, बच्चा कमजोर होता था उसको बोलते बेटा घर आ जाना, पढ़ लेना, पढ़ाते थे और बच्चे कामयाब होते थे और नई लाइफ उनकी अच्छी होती थी। अब क्या हो रहा है, कमर्शियल हो गए, बच्चे को काबिलियत नहीं दे रहे, डिग्री कैसे हासिल करनी है, मास्टर कैसे करना है, मैट्रिक कैसे करना है, इंटर कैसे करना है, वो तरीका सिखाया जाता है। पहले कोचिंग सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अब कोचिंग सेंटर बेहतरीन कमा रहे हैं। और उसका अलमिया ये हुआ, बच्चे सिर्फ उसूल उनका डिग्री है, शऊर को उजागर नहीं कर रहे, वो सीख नहीं पा रहे। और सिंध में, पंजाब में फिर भी बहुत बेहतर तालीम है। मैं सिंध में गया हूँ, सिंध में रहा हूँ, रहता हूँ, तालीम बहुत ही बुरा हाल है। अब वहाँ दही और शहरी का एक मसला आ गया है। अच्छा, दही वाले नकल करा रहे हैं, शहर में भी शुरू हो गई। जहालत को मजीद परवान चढ़ाया जा रहा है, जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और जिन्होंने ये काम रोकना है वो सिंसियर नहीं है, वो अगर रोक लें तो तालीम बेहतर हो सकती। हमारा जो बच्चा है, जो छोटा होता है, उसमें कोई बुरी आदत नहीं होती, जहन तेज होता है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो उनके नशा नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती। तो अगर उनको सही प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए तो कामयाब हो सकता है, हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है। लेकिन अलमिया ये हम नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। एक बात और आपको बता दूं, क्योंकि इनकी मदरानी साहब की शख्सियत के कई पहलू हैं। अल्लाह ने इनको 5 रहमतें दी हैं, 5 बेटियां दी हैं, शायद 4 की शादी कर चुके हैं ऐसे। और आपको ये सुनकर हैरत होगी
इन्होंने दावतनामा मुझे भी भेजा था। उसमें लिखा हुआ था कि असर के नमाज के बाद बेटी की रुखसती होगी समोसे और चाय के ऊपर। वो लिखता है ऐसे, समोसा और चाय के ऊपर रुखसती होगी और लिफाफे से माजरत। तो लिफाफे से माजरत कर ली और इस सादगी से की है, ये हमारे लिए काबिल तकलीद बात है। अल्लाह करे हमें भी इतनी हिम्मत हो कि हम ये कर सकें। कुछ अर्सा पहले, आज से कई साल पहले, कराची जो था ना, इसमें बड़ी कत्ल गारत हो रही थी। रोज लाशें, बोरियों में बंद लाशें, और सुन सुन के बड़ा दुख होता था। तो मेरी मदरानी साहब से फोन पर बात हुई, तो मैंने कहा मदरानी साहब, क्योंकि आप अच्छे शायर भी हैं, तो मुझे कोई शायर अशार सुना दीजिए। तो बजाय इन्होंने कोई ऐसे अशार सुनाने के जिससे तबीयत मेरी बहल जाए और मैं खुश हो जाऊं, इन्होंने कराची के हवाले से कुछ अशार कहे थे। आज कराची नहीं, आज पूरा पाकिस्तान कराची बन चुका है। हर जगह यही हाल है, बदमाशी, लुटेरे और कत्ल गारत और पता नहीं क्या कुछ। तो अगर आपको याद हो वो जो आपने कई साल पहले मुझे बताया था, सुनाया था, तो आज कराची नहीं, आज मैं कहूँगा पूरे पाकिस्तान के हवाले से आप हमें बताइए, उन्हीं अशार को पेश फरमाइए आप। असल में कर्नल साहब, कराची के बहुत कम मुशायरों में मैं शिरकत करता हूँ, तो वो रिवाइज नहीं हो पाता। अब 68 में दाखिल हो रहा हूँ, तो हाफजा भी चंद शेर अगर याद आ गए तो। अभी आप जंग ना पे, अभी आप बताएं। जो गुजर रही है मुझ पर, ये किसे बताऊं है दिल। जो गुजर रही है मुझ पर, ये किसे बताऊं है दिल। मेरे इर्द गिर्द लाशें, मेरे आसपास कातिल। जो गुजर रही है मुझ पर, ये किसे बताऊं है दिल। मेरे इर्द गिर्द लाशें, मेरे आसपास कातिल। ये मत पूछिए कि कैसे यहाँ दिन गुजर रहे हैं। मेरा शहर जल रहा है, मेरे लोग मर रहे हैं। मेरा शहर जल रहा है, मेरे लोग मर रहे हैं। है हर एक तो अंधेरा, कहीं रोशनी नहीं है। मेरे देश का मुकद्दर तो ये तीरगी नहीं है। कहीं माएँ रो रही हैं तो बिलक रहे हैं बच्चे। ये पड़ी है लाश किसी जिसे तक रहे हैं बच्चे। जिसे देखो रो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। यहाँ शहर का मुहाफिज बड़ा घर में सो रहा है। कहे किससे जाके कोई दाद रस नहीं है, कोई मेहरबान नहीं है, कोई हम नफस नहीं है। कभी हानि भी कभी जिंदगी भी हानि यहाँ रक्स कर रही थी। कभी जिंदगी भी हानि यहाँ रक्स कर रही थी। मेरे शहर की फजा में नए रंग भर रही थी। जो गुजर रही है मुझ पर, ये किसे बताऊं है दिल। मेरे इर्द गिर्द लाशें, मेरे आसपास कातिल। और इसी हवाले से याद नहीं, दो चार शेर और। अच्छा, ऐसा लगता है यहाँ को। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। ए कराची, ए मेरे गहवारे अमनो सुकून। देखिए, कराची एक माँ का दर्जा रखता था। एक जमाना था, माँ का दर्जा था। हर शहर से लोग आके यहाँ रोजगार आते, हर शहर से। कोई शक नहीं। और ये कराची के लोग, मैं कोई अपने लोगों की बाखुदा कह रहा हूँ, वकालत नहीं कर रहा। कोई शक नहीं, ठीक बात कर रहे हो। जब तक कराची पर कराची के लोगों का होल्ड रहा, तो ये तासुब नहीं था। तासुब कहाँ से आया? जब बाहर से कुछ लोग आके और उन्होंने कहा, एक हुए और उन्होंने कहा ये जुबान का तासुब, ये तासुब। फिर बड़ी माजरत के साथ आप सब फौज से हैं, लेकिन फौज ने फिर MQM को वजूद दिया। बड़ी माजरत के साथ एक अलग सियासी बहस हो जाएगी। ए कराची, ए मेरे गहवारे अमनो सुकून। खून रुलाता है मुझे अब तो तेरा हाले फसूं, तेरा हाले फसूं। याद नहीं यार। जो आप कहे कि मैं
मसला तो कर लूं तकाज़ों से नहीं, वो रईस फरूक का है, मैं अपने हालात से सुलह तो कर लूं, लेकिन मुझ में रूपोश जो शख्स है वो मर जाएगा। मुकर्रर ये दो ये रईस फरूक का है, मैं अपने हालात से सुलह तो कर लूं, लेकिन मुझ में रूपोश जो शख्स है वो मर जाएगा। एक कथा मैंने कहा था काफी अरसे पहले, जब बड़ी शायर कुछ भी कह सकता है, उसे आप टोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। तो नवाज शरीफ साहब से दोबारा हुकूमत आई थी, तो एक कथा कहा था, ये ना समझे हमारी कौम यहाँ, ये ना समझे हमारी कौम यहाँ किसी गमखार की हुकूमत है, कल वडेरों का राज था हम पर, अब सनतकार की हुकूमत है। शायर हर जगह पहुंचता है, शायर को कोई रोक नहीं सकता, शायर हर जगह और उसको पहुंचने का हक है। शायर और राइटर ये दोनों का इस्तेमाल है। मैं तारिक फैजी साहब मेरे भाई पीछे बैठे हैं, कोई उनका अपना कलाम तो नहीं है, लेकिन जो बहुत अच्छा कलाम है जहाँ उर्दू अदब का अल्लामा इकबाल के हवाले से, और हम वो सुनना चाहेंगे। हाँ, आवाज भी इनकी बहुत खूबसूरत है, मेरी तरह। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। मैं इससे पहले कि कलाम इकबाल आपके सामने पेश करूं, मुझे एक शायर है, उनके 3 अशार याद आ रहे हैं। पहले मैं वो अर्ज कर देता हूं, तो फिर चंद इकबाल के शेर आपके सामने। वो कहते हैं कि चिंगारियां ना डाल मेरे दिल के घाव में, चिंगारियां ना डाल मेरे दिल के घाव में, मैं खुद जल रहा हूं दुखों के अलाव में। है कोई अहले दिल जो खरीदे मेरा मिजाज, मैं जख्म बेचता हूं मोहब्बत के भाव में। है कोई अहले दिल जो खरीदे मेरा मिजाज, मैं जख्म बेचता हूं मोहब्बत के भाव में। हाथों में तेरे था जो खिलौना सा एक शख्स, हाथों में तेरे था जो खिलौना सा एक शख्स, एक रोज गिर के टूट गया रख रखाव में। अभी इकबाल के चंद अशार जैसे कन्ना साहब ने हुक्म किया है, मैं अर्ज कर देता हूं। वही मेरी कम नसीबी, वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ ना आया ये कमाल न नवाजी। मैं कहाँ हूं तू कहाँ है, ये मकान के ला मकान है, ये जहां मेरा जहां है कि तेरी करिश्मा साजी। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोजो साजे रूमी, कभी पेचो ताबे राजी। अब ये जो शेर है, वैसे सारे कमाल के शेर हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। वो फरेब खुर्दा शाही के पला होकर गसों में, वो फरेब खुर्दा शाही के पला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। न जबां कोई गजल की, न जबां से बाखबर में, कोई दिल कुशा सदा हो, अजमी हो या कि ताजी। नहीं फक्र सल्तनत में कोई इम्तियाज ऐसा, प्रोफेसर साहब ये नहीं फक्र सल्तनत में कोई इम्तियाज ऐसा, ये सिपाह की तेगबाजी वो निगाह की तेगबाजी। कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, कि अमीर कारवां में नहीं हुए दिल नवाजी। ये जी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तो एक मैं जुमला इकबाल का पेश करना चाहूंगा। इन्होंने जोश दिला दिया है। इकबाल की जब बात चलती है तो हम जोश में आ जाते हैं। तो इकबाल का ये कलाम आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि फारसी है, क्योंकि फारसी हमने दुश्मनों की चालों में आकर हमसे छीन ली गई है। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, हम लोगों को महसूस तक नहीं हुआ, हमसे फारसी छीन ली गई है। और इकबाल ने जितना कलाम, अच्छा कलाम जो इकबाल का, वो फारसी जबान, आला फारसी। फरमाते हैं दर्दिश्त जनून मन, साथ तर्जमा भी बताऊंगा। दर्दिश्त जनून मन जिब्रील ज़बून सैदे। इस पे बड़ी गौर तलब इकबाल ने बात की। कहते हैं जब मैं मस्ती के आलम होता हूं, सिर्फ मस्ती नहीं,
इकबाल फरमाते हैं जब मैं अल्लाह के अंदर जज्ब हो जाता हूँ, अल्लाह के यहाँ चला जाता हूँ, तो फिर जबरील अलैहिस्सलाम का मैं शिकार नहीं करूँगा, मेरे शिकार के काबिल नहीं है। ज़बून सैदी हैं वो, मरा हुआ शिकार फरमाया उन्होंने। तो मौलवियों ने बोला इकबाल को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जबरील अलैहिस्सलाम की उन्होंने इंसल्ट कर दी। मौलवी भी अपनी जगह पे ठीक थे। वो किसी वलीउल्लाह के पास चले गए कि मैं मुश्किल में फंस गया हूं, मुझे निकालो यहां से। वलीउल्लाह ने बोला कि ये जवाब दो। दूसरा जुमला सुने, यज़दा बे कमांदावर ए हिम्मत मर्दाना। मेरा नबी तो वो था, अपनी नबी की तरफ बात मंसूब कर दी, मेरा नबी तो वो था जिसने मकाम यज़दा पे भी कदम रखा। करो साहब सही है या गलत है? मेरा नबी तो वो था जिसने मकाम यज़दा पे भी कदम रखा। अगली जुमले में फरमाते हैं फरके ना नहद आशिक दर काबा बुत खाना। इस बात से फर्क नहीं पड़ता आशिक खाना काबा में है या बुत खाने में है। ई खलवते जा नाना आ जलवते जा नाना। मेरा रब यहाँ भी मिलता है, मेरा रब वहां भी मिलता है, मेरा रब आगे भी मिलता है, मेरा रब पीछे भी मिलता है, मेरा रब दाएं भी मिलता है, मेरा रब बाएं भी मिलता है। कौन साहब ये मेरी गुजारिश थी आपसे। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये इकबाल ने नहायत उम्दा अल्फाज में, माशाल्लाह, बहुत उम्दा अंदाज में, दर दश्त जनूने मन, जब मैं मस्ती के आलम होता हूँ तो जबरील ज़बून सैदे, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे शिकार के काबिल नहीं है। जबरील अलैहिस्सलाम को रोक दिया गया था ना वहां पर जब मेराज पे आप गए थे। हाँ, तो यज़दा बे कमांदावर ए हिम्मत मर्दाना। मेरा नबी तो वो था जिसने मकाम यज़दा पे। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान। ये तारिक अभी आपने बताया था जो पलाह क्या था, वो फरेब खुर्दा शाही, जो फरेब खुर्दा शाही जो पलाह करगसों में, ठीक है। इसके मुतालिक जनाब कमर सूफी साहब ने एक दफा हमें बताया था कि एक रेवड़ जा रहा था भेड़ों का, तो जो रेवड़ वाला बंदा था उसको एक शेर का बच्चा मिल गया, वो उसे साथ ले आया। अभी वो बच्चा था भेड़ों में पला, तो उसने समझा मैं भी भेड़ ही हूँ, ठीक है, उसने समझा मैं भी भेड़ ही हूँ। तो काफी अरसा गुजर गया तो एक शेर आया, उसने देखा कि भेड़े हैं, इसमें मेरा एक बच्चा पल रहा है, चक्कर क्या है? तो उसने कहा तुम शेर हो? कहते वो क्या होता है? उसने कहा तुम ये नहीं हो जिनके साथ तुम पले हो, तुम शेर हो। मैं पेड़ हूं। ओ तुम पेड़ नहीं तू शेर है? नहीं मैं पेड़ हूं। उसने कहा आमन नाल। वो उसको लेके चला गया, पुल के ऊपर नीचे पानी था, अक्स दिखाया, उसने कहा पेड़ इस तरह होती है, तुम इस तरह के जो नजर आ रहा है पानी में। तब उसको समझ आई मैं शेर हूं, पहले वो भेड़ बना हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो माहौल लेके जाता है, जो लेके जाता है, वो आपको शेर भी बना देता है और गीदड़ भी बना देता है। खराब कर गई शाहीन बच्चों को सुख। जब एक शाहीन का बच्चा कवों में जाके बैठ जाए तो वो उसकी सोबत जो कवों से खराब कर देती। मेरे भांजे हैं नासिर महमूद गोगा, गोगम कहते हैं बचपन में ये लड़ाई शड़ी ज्यादा करता था। हैरत की बात है कि ये कहता है मैं भी शायर हूँ। हैरत की बात ये कि आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्या वाकई ये शायर हैं या क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, दे दें। लेकिन फिर ये हो कि ये ना हो कि आप जाएंगे हम उठ के जा रहे हैं, ये नहीं कि इसके सुनने के बाद ये नहीं कहना नहीं जाए, ये जाने वाले हैं ही नहीं, आ जाए आप। इसके बाद मैं कमर सूफी साहब से गुजारिश करूंगा कि आपके तासुरात हम सुने। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जुबानी याद नहीं है, मैं देख के ही आपको सुनाऊंगा। इसका मतलब किसी और के नहीं मेरे अपनी शायरी है, मेरी अपनी। असल में मुशायरों में जब आप शिरकत नहीं करते तो फिर आप उसकी जवानी को जब भूल जाते हैं। अल्लाह में बस एक ख्याल मुझे एक दिन आया था तो उसके ऊपर मैंने कुछ अल्फाजों को जोड़ने की कोशिश की है जी। तो तन्हा नशिस्त था एक रोज आलम तन्हाई में, तन्हा नशिस्त था एक रोज आलम तन्हाई में, सोचों की गिरफ्त ने जकड़ा आलम तन्हाई में।
मकसद हयात किधर गया, मकसद हयात किधर गया, सवाल हुआ आलम तन्हाई में, बरपा रहा तूफान सवाल आलम तन्हाई में के कमाल है। खिजा भी मिसले बहार लगे वो अहद शबाब किधर गया। अजल से कोई न समझ सका कि अहद शबाब किधर गया। नजर बद से उसे बचाकर, तहे दिल उसे छुपाकर, नूर चश्म उसे मैं बनाकर, सुकून दिल उसे अपना बना लूं। मैं सोचता रहा वो गुजर गया। खिजा भी मिसले बहार लगे वो अहद शबाब किधर गया। हाँ, यही जवानी फैल गई फिजा में, यही जवानी फैल गई फिजा में, अब पीरी भी है निगाह में। काश वो लौट आए, गले उसे लगाऊं, माही फिर मैं उसे अपना बना लूं। मैं सोचता रहा वो गुजर गया। खिजा भी मिसले बहार लगे वो अहद शबाब किधर गया। संगत में उसकी डर न कोई खौफ था, जो भी मिला लगा वो अपना था। जीस जैसे एक रंगीन सपना था, बचा कर दुनिया से आंखों में छुपा लूं। मैं सोचता रहा वो गुजर गया। खिजा भी मिसले बहार लगे वो अहद शबाब किधर गया। न जाने क्यों वो रूठ गया, चेहरा आंसुओं में भर गया। अकेला बिल्कुल अकेला कर गया। नासिर मिले घर कहीं दोबारा, गले उसे लगा लूं, माही उसे अपना बना लूं। मैं सोचता रहा वो गुजर गया। खिजा भी मिसले बहार लगे वो अहद शबाब की ये आज नासिर साहब को मैंने जो एक सुनने वालों का एक तोहफा इनके सामने पेश किया है, आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। नहीं तो आज तक इसको महफिल तो मिली नहीं, बेचारे को तन्हाई में रहा है और गुजर गया और तन्हाई में, तो ये बेचारा उसी में रहा। लेकिन ये है कि टैलेंट अपना रास्ता बना लेता है और कहीं ना कहीं डेब्यू मिल जाता है बंदे को। बंदे की सलाहियत और कैपेबिलिटी जो है उसे दबाया नहीं जा सकता और उसने उभर के रहना होता है। देर हो सकती है बट once it does appear the people who gets astonished। हो गया सर? और भी मैं सूफी साहब ने अपनी पंजाबी नज़म सुनाना चाहता सारे बैठे ये मुंह के करीब रख जी। अच्छा जी, वो पंजाबी नज़म दा उन्वान है वेला जी। ओ वेले किन्ने चंगे सन, ओ वेले किन्ने चंगे सन, जदों नहीं समझ सी वेले दी। ओ वेले किन्ने चंगे सन, जदों नहीं समझ सी वेले दी, जदों नहीं समझ सी काटन दी ते नहीं समझ सी वैले दी, जदों नहीं समझ सी रेशम दी ते नहीं समझ सी उजले मैले दी। ओ वेले किन्ने चंगे सन, जदों नहीं समझ सी वेले दी। खेड़दियां खेड़दियां लड़ पैना ते लड़दियां लड़दियां खेड लेना, जदों भुख लगे ते रो पैना, जे नींद आई ते रो पैना, जे नींद आई ते रो पैना, ते सीधी पुठी जिद भी करदे सां, फिर दो खट मिठा लैके हस पैना। ओ वेले किन्ने चंगे सन, जदों नहीं समझ सी वेले दी। स्कूले जाके बह रहना, स्कूल दा बड़ा अच्छा एक टाइम होंदा बचपन। स्कूले जाके बह रहना, उस्ताद जो दसे पढ़ लेना, कुल्फी मलाई ते रंग बरंगे गोले, पकोड़े समोसे चाट ते छोले, जवानी दे रज के खा लेना। ओ वेले किन्ने चंगे सन, ओ वेले किन्ने चंगे सन, जदों नहीं समझ सी वेले दी। केटी दी शलवार ते बोसकी पांदे सां, केटी दी शलवार ते बोसकी पांदे सां, अंगली विच छल्ला ते बाह नाल राडो बंदे सां, बोधी बना के प्रोफेसी भी लांदे सां, बोधी बना के प्रोफेसी भी लांदे सां, कमाई बाप दी बेफिक्र हो उड़ांदे सां। ओ वेले किन्ने चंगे सन, जदों नहीं समझ सी वेले दी। नहीं मैं इन्हां दा शागिर्द हां। अच्छा ए वेले भी किन्ने चंगे ने, ए वेले भी किन्ने चंगे ने, नहीं वो ही चलदी पिया। कमाए घाट ते ज्यादा मंगे ने, ए वेले भी किन्ने चंगे ने, कमाए घाट ते ज्यादा मंगे ने,
ਬੇਲੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬੇਲੀ ਮਿਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨਾਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ आपकी उर्दू से ज्यादा पंजाबी जो ये नज्म है ये बहुत अच्छी है और मैं मतलब बहैसियत शायर आपको मशवरा दूंगा इस पर आप मजीद हाँ पंजाबी उस पर ना क्योंकि आदमी अपनी जुबान का जो ठाट होता है ना वो बड़ा अच्छे अंदाज से महजूद भी हम उसमें ज्यादा हुए हालांकि मेरी पंजाबी बहुत कमजोर है लेकिन वो मेरी बीवी पंजाबी है लेकिन मेरी आप बीवी की बात कर रहे हैं या पंजाबी की बात कर रहे हैं कमजोर कौन है हाँ तो ये इस पर आप बहुत कंसंट्रेट करें बहुत अच्छी पंजाबी की आपकी वेले किन्ने पहले के कमर साहब को मैं तकलीफ दूं अपना कोई ताजा कलाम सुनाइएगा ताजा देखता हूँ कौन सा ताजे में तो एक सेकंड थोड़ा सा मुझे वक्त देंगे मैं 2-3 शेर सुनाना चाहता हूँ अगर आप अच्छा ये मतलब बड़ी फ्रैंक साड़ी महफिल है कोई जरूरी नहीं कि बन समझ के गल करिए या सोच समझ के कदी कदी बोंगियां मारने ते भी दिल करता और बोंगियां मारने का ज्यादा लुत्फ ओ असल चस है ही उसमें असल चस ही बोंगियां मारने से ये तो दूसरों को दिखाने के लिए बड़े बड़े बाकी समझदार ते बड़े अकलमंद हैं वो समुंदर नहीं पे तो YouTube ते हाँ ਤੁਸੀਂ जितनी चबला बंदा मारेगा अन्ना ज्यादा महफिल विच रंग आएगा वैसे मैं आपकी YouTube देखता रहता हूँ समझ आई ने गल दी फुल ऑफ चबला मैंने आख्या तुसी आपे आख्या है लेकिन इसे कोई शक नहीं है तुसी गल कीती हो बिल्कुल सही हो अपने आप ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਛੁਪਾਈਏ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਛੁਪਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ जी बिल्कुल ठीक जरूरी है स्टार्ट करना यार है गप लेना हो गया ना रिकॉर्डिंग आमद हो गई ये मैं जब मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान में पढ़ता था छठी जमात में था मैं उस वक्त तो हमारे यहाँ पहले अब पता नहीं होता कि नहीं बैतबाजी होती थी तो सर ने बैतबाजी कई लोगों ने शेर पढ़े लड़कों ने आखिर में लड़के चुप हो गए शेर का खजाना खत्म हो गया तो मैंने कहा मैं एक शेर पढ़ा मैंने जो शेर पढ़ा मुझे याद है सब बड़ी महदूद शेर आपको सुनाना चाह रहा हूँ एक मस्त कलंदर जोगी एक पीर फकीर को यूं रगड़ा एक मस्त कलंदर जोगी ने एक पीर फकीर को यूं रगड़ा पहले सर रगड़ा फिर धड़ रगड़ा फिर दे रगड़े पे दे रगड़ा ओ यार भी ये तो माइक पे पढ़ने आ गया दे रगड़े पर दे रगड़ा जबरदस्त मुझे बुला लियो ये यहाँ खड़े होके दोबारा ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਈਕ ਤੇ आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे मज़हर हामी साहब का और इनके भाई जो इतने दूर से तशरीफ़ लाए तो हम माशाल्लाह यहाँ बड़े आलम फाज़िल हज़रात बैठे हुए हैं मैं चंद एक बातें टीचिंग के हवाले से और एक दो दीन के हवाले से करूँगा देखिए मुझे चूँकि 47 साल हो गए यूरोप में रहते हुए मैंने उनकी ज़िंदगी बड़ा करीब से देखा और वो अब बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं जन्नत नुमा माशरा बनाने के बावजूद हमारे मुल्क की हालत ये है कि हमारे 98% लोग अगर उन्हें वीज़ा मिले तो पाकिस्तान छोड़ गए अमेरिका यूरोप चले गए लेकिन उन लोगों ने इतना जन्नत नुमा मुआशरा हर तरह मेडिकल फ्री आप काम नहीं करते हैं आपको पूरे पैसे मिलते हैं 6-7 लाख रुपया घर में आप किराया बिजली देकर 1 लाख रुपया आपकी जेब में होता है खाएं पिए जो कुछ लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने मजहब को अपने मुल्क से निकाल दिया क्योंकि जो मजहब उनको मिला था क्रिश्चियनिटी मजहब नहीं था वो एक ब्रांच थी यहूदियत की सेंट पॉल ने जो किया छोड़ दें उन्होंने छोड़ा तो खुदा को बाहर निकाल दिया जब खुदा को बाहर निकाला तो फिर मजहब
اس کے بعد کیا ہوا کہ مطلب کی حکمرانی ہے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہے میں وہ کروں گا، میں نے اسی زندگی سے پورا جوس نکالنا ہے۔ تو ہوا کیا ہے کہ اب میاں کو بیوی کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ہے، جس دن میاں کو اچھا عورت ملی چلا جائے گا، جس دن بیوی کو اچھا بندہ ملا چلی جائے گی۔ ہر آدمی تنہائی کے خوف کا شکار ہے، اور وہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ ہمارے کہاوت ہے کہ اللہ ڈین نو بھی کلا نہ چھوڑی، یعنی یہ ایکسٹریم ہے ڈین چڑیل کو بھی، لیکن آپ کو یہاں پہ یہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن ہمارے ایگزیکٹ اسی طرف جا رہی ہیں چیزیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس مکمل دین ملا، لیکن دین کے ساتھ کیا کیا گیا کہ ہمیں میٹھا زہر دے کر سلا دیا گیا۔ اس میں سب سے بڑا جو ہے شفاعت کا زہر ہے، جھوٹ ہے۔ شفاعت ضرور ہے، لیکن اگر آپ نے نیت کی، کوشش تھی، آپ رہ گئے تو آپ کی شفاعت ہوگی، جس کی نیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک نے جنت کا ٹکٹ لگا دیا تو مجھے کیا ضرورت ہے، آپ اتنی ویلفیئر کر رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے، یہ اتنا کام کر رہے ہیں، حسب توفیق ہر کوئی لگا ہوا ہے۔ جب جنت کا ٹکٹ جیب میں ہے، خدا کا نام ہے، ان کو بتائیں بھی یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جہنمی ہے جو آپ کو سیدھے جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں۔ یہ ہر فرقے موجود ہے۔ تھوڑا ان کو کہیں کہ آپ نے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، اور دین بڑا آسان ہے۔ دین کیا ہے؟ 10% دین ہے ایمانیات عبادات، 90% اخلاق معاملات، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اور ہم ہم جو 90 ہے، اب ہمارا جو مولوی غریب ہے، میں سب کو نہیں کہتا ہوں، لیکن 98% یہ اپنے فقے کی جنگ لڑ رہا ہے، فرقہ جو ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کا شعور کیا ہے اور دین کیا ہے نہیں ہے۔ اچھا، تھوڑی سی بات مختصراً یہ ہے کہ 90% میں ہماری پکڑ ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا انسان بنے، بہر اچھا مسلمان نہیں بنا جا سکتا، نہیں بنا جا سکتا، نہیں بنا جا سکتا۔ مختصراً یہ ہے، اسی وجہ سے ہمارے بچے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارے میں کردار نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس پہ بڑا شور مچایا۔ اب میں تھوڑا سا ٹیچنگ پہ ایک دو باتیں کروں گا، ٹائم کم ہے، آپ لوگوں کا ٹائم قیمتی ہے بڑا، کہ ٹیچنگ میں نے آخری جو کتاب میری لیٹسٹ ہے وہ ٹیچنگ پہ ہے، خود شناسی، روحانیت اور ٹیچنگ۔ اس میں لکھا کہ ہمارے ٹیچنگ سسٹم میں سیلف کانفیڈنس نہیں سکھایا جاتا، اعتماد ذات، جو آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ضرورت ہوتا ہے۔ آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہیں، چاہے آپ گھر میں ہیں، ہمیں بلند کرداری نہیں سکھائی جا رہی، ہمیں مثبت منفی سوچ نہیں سکھائی جا رہی، ہمیں سیکھنے کا طریقہ نہیں سکھایا جا رہا، ہمیں صرف طوطا بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ، اور اس کا ایک بڑا آسان ہے، میں نے ایک فارمولہ دیا کہ آپ، بڑی سمپل سی چیز ہے، بچوں کو سیلف کانفیڈنس سکھانا تھوڑا ٹائم لیتا ہے، لیکن انہیں آپ کہیں کہ جو چیز بھی آپ کامیابی اور آسانی سے کر لیں گے، جو بھی چیز آپ ذہن میں رکھیں، اے بی سی آپ کو سیکھنی ضرور پڑتی ہے ہر فیلڈ کی۔ میں آج ہی کمپیوٹر جنگلی آدمی نہیں آپریٹ کر سکے گا، پہلے اسے کی بورڈ لا کے اس کو بتانا پڑے گا۔ تو اے بی سی سیکھیں، اس کے بعد ہر کام آپ کے لیے آسان ہے، آسانی رکھ کے ذہن میں کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بہت سے لوگ مجھے روز رپورٹیں دے رہے ہیں۔ مثلا چک بیلی میں ایک ٹیچر آتے ہیں، خالد محمود صاحب، اس دفعہ بھی آئے تھے، میری جو پہلی کوئی گیدرنگ تھی، تو جب میں نے بتایا تو 6 مہینے بعد مجھے آ کے کہتے ہیں کہ جناب میں نے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں کلاس کے ان کو سکھایا، تو جو بچے 1-2 سال سے نہیں سیکھ رہے تھے وہ سیکھ گئے، اس سے اگلا سٹیپ سیکھ گئے، اور مجھے کہتے ہیں اور سکھاؤ، اور تمام کے تمام بچے کلاس کے۔ پھر کیا ہوا، ان کو 5-6 ٹیچروں کے اوپر سے گزار کے گورنمنٹ ہائی اسکول چک بیلی کا پرنسپل لگا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ ہیڈ ماسٹر ہم کہتے ہیں، لیکن اب میرا پرنسپل کہتے ہیں، لگا دیا گیا۔ تو اس کے بعد 2023 میں 92% رزلٹ کے ساتھ ضلع راولپنڈی میں ان کا سکول نمبر 1 آیا، اور اگلے دن انہوں نے بتایا کہ 24 میں ان کی پکچر میرے پاس موجود ہے، جہاں ڈی سی راولپنڈی یا ڈی پی او ان کو وہ دے رہا ہے پرائز، اور اس سال 96% رزلٹ کے ساتھ آیا، اور بچے سپورٹس میں نمبر 1 آ رہے ہیں۔ صرف کیا ہے کہ ان کو سکھایا گیا اعتماد ذات کے یو کین ڈو اٹ،
ठीक है ना। बस आपने ये सिखाना है और उनको आहिस्ता से कि यार मत घबराओ, तुम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप ये करेंगे तो आपकी हर शोबा जिंदगी में यही असूल है। घर में आपके फैमिली लाइफ में चैलेंजेस हैं, कारोबार में हैं, जॉब में हैं, स्टूडेंट्स का है, कामयाबी आसानी, और एक चीज मिला लें, शुक्र। जी, शुक्र इतनी बड़ी ताकत है। ये जो आदमी शुक्र करेगा वो दूसरे से जेलस नहीं होगा। ये गोलियां जो मारी जाती है अक्सर जेलस होकर मारी जाती है। शुक्र आप करें तो 1000 किस्म की खराफात से बचें। लेकिन हमें शुक्र का मतलब ही गलत बताया गया। शुक्र का मतलब क्या है? भूखे मरते रहें, लेटे रहें। भाई शुक्र का मतलब है कि आप नीचे देख के शुक्र करें, मेहनत जारी रखें, ठीक है ना। इसी तरह हमें हर चीज की जो है, हर कदम पे जब आप ये शुक्र करेंगे, जब आप मुश्किल से मुश्किल हालात में शुक्र करेंगे, तो आप देखेंगे वो हालात आपके 50% फौरन आसान हो जाते हैं और आपके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, वो ताकत आ जाती है कि मैं कर सकता हूँ। अपने नीचे देखें, सेहतमंद है, उस बीमार को देखें बिस्तर पे लेटा हुआ उठ नहीं सकता। बीमार कैंसर वाले को देखें, कैंसर वाले मुर्दे को देखें, आजाद हैं कैदी को देखें, ठीक है। नीचे देख के शुक्र करें, मेहनत जारी रखें। तो ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं, लेकिन इत्माद ज़ात आपने बच्चों को सिखाना है, बड़ों को सिखाना है। 2-3 बार जब आप करते हैं, एक ऐसा अमल बन के आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है कि चंद बार के बाद आपके अंदर एक विनर बैठ जाता है। वो विनर जो ही आप ये सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, विनर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद आपके नामुमकिन काम, मैं इस पे पूरी आपको किस दिन पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, वो लोग जो जिनके साथ जो कुछ हुआ। और बच्चों की ज़हनत 4 से 40 गुना बढ़ जाती है सिर्फ खुद एतमाद ज़ात सिखाने से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। ये सर गुलजार साहब को जो है ये हम देते हैं, वो तो हमारे सीनियर मोस्ट हैं, तो हम आखिर में उन्हें वो मजेदार तकलीफ से देंगे। दोबारा सुनने हैं, दे रगड़े वाले। हाँ, अच्छा, ये आज ना अपना जी मैं आज जी मैं देता हूँ। एक बात मुझे याद आई है, उस्ताद की बात आपने भी की है और सुबह मैंने सुना है, एक बच्चे को मैथमेटिक्स, काजी साहब, एक बच्चे को मैथमेटिक्स ना आ रहा हो ना, तो टीचर ऐसे पढ़ाता है कि उसको इतना इंटरेस्ट पैदा होता है कि वो उस सब्जेक्ट के अलावा कहीं और जाता ही नहीं। एक टीचर की बात है ना। तो मैं अपने एक टीचर की बात आपको सुनाना चाहूँगा। ये हदिया है मेरे उस टीचर के लिए जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। मैंने क्लास 6 तक मुल्तान में पढ़ा, फिर क्लास 7 में मैं चला गया कराची, 7वीं के बाद फिर वापस उसी स्कूल में आ गया। तो एक हमारे बड़े अच्छे उस्ताद होते थे, जिलानी साहब, पढ़ाते बहुत अच्छा थे, बड़े मुख्तलिस आदमी थे और मारते भी ठीक ठाक थे। मुक्का उनका बहुत हैवी मुक्का था। तो मैं उन्हीं के सेक्शन में गया, खुद गया, ये मैंने उसी सेक्शन में जाना है। तो क्लास 8 में मैंने एडमिशन लिया। तो जिलानी साहब ने मेरा तारुफ कराया, ये मेरा बड़ा होनहार स्टूडेंट है, बड़ा अच्छा है, ये है, बड़ा लायक है ये। उन्होंने मुझसे इंग्लिश पढ़ाते थे, उन्होंने एक ईजी सा एक लफ्ज़ बोला, इसके स्पेलिंग क्या हैं, मुझे नहीं आए। दूसरा पूछा, नहीं आए। तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी एक के भी नहीं आए। और मेरा दिल करता था मुझे ये जमीन फट जाए और मैं डूब जाऊं। उन्होंने इतनी तारीफ की और मुझे कुछ भी नहीं आया। बहरहाल करीब से आते मुझे कहते हैं, अच्छा, लड़कों ने हंसी भी की ना जब मैंने 5वीं दफा भी जवाब ना दिया। मेरे पास आए तो कहते हैं, छुट्टी के बाद इधर ही बैठे रहे, बस फिर तो कब्र और गहरी चाहिए थी। मैं छुट्टी के बाद बैठा रहा। आए, उन्होंने आते, मैं अकेला था भी, उन्होंने आके दरवाजे की चटखनी लगाई। उस चटखनी की आवाज मुझे ऐसी लगी कि मेरी मौत का परवाना है ये। मुक्के और छुड़ाने वाले भी कोई नहीं, कुंडी लग गई है ना। वो आए, उन्होंने कहा रफ कॉपी निकालो। मैंने रफ कॉपी निकाली। उन्होंने 3-4 वर्ड्स बताए और कहा ये याद करके लाना। वो कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन मैं ना रट्टा लगा के मैं आ गया। उन्होंने वही पूछे जो बताए थे। अभी किसी को मालूम नहीं है कि मेरे उस्ताद ने पर्दादारी में मेरी इज्जत रखी हुई है, ठीक है। उन्होंने 3 या 4 दिन ये एक्टिविटी मेरे साथ की है और उसके बाद में एकदम बना फिर उठता ना। फिर वो जब मेरा इत्माद बहाल हुआ तो मैं टॉप के लड़कों में आ गया फौरन। तो ये एहसान उस उस्ताद का, जिलानी साहब का है। और एक उस्ताद मिल जाए ना आपको जिंदगी में, किसी भी फील्ड का मिल जाए, वो आपको उरूज पे पहुंचा देता है। मैं मजरानी साहब से गुजारिश करूंगा,
अपना कलाम पेश फरमाइए चार शेर क्योंकि और फिर मैं जनाब प्रोफेसर गुलजार साहब से भी कहूँगा। जी जी हाँ, ये पहला शेर आप ही लोगों की नजर है। यहाँ की महफिल देखी तो दिल में आबाद हुआ करते हैं किस्मत वाले, दिल में हुआ करते हैं किस्मत वाले, इस मोहल्ले में सभी घर हैं मोहब्बत वाले। ये आप लोगों की नजर। दिल में आबाद हुआ करते हैं किस्मत वाले, इस मोहल्ले में सभी घर हैं मोहब्बत वाले। बस ये सोच के, बस यही सोच के खामोश रहा करता हूँ, बस यही सोच के खामोश रहा करता हूँ, सुन नहीं सकते मेरी बात समात वाले। सुन नहीं सकते मेरी बात समात वाले। बस यही सोच के खामोश रहा करता हूँ, सुन नहीं सकते मेरी बात समात वाले। और कान्ना खालिद साहब को मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ, तो ये शेर उनकी नजर करता हूँ। तितलियां ढूंढती फिरती हैं जिन्हें बागों में, तितलियां ढूंढती फिरती हैं जिन्हें बागों में, हाय क्या लोग थे वो फूल सी सूरत वाले। तितलियां ढूंढती फिरती हैं जिन्हें बागों में, हाय क्या लोग थे वो फूल सी सूरत वाले। वो तो हालात हमें ऐसी डगर पर ले आए, वो तो हालात हमें ऐसी डगर पर ले आए, वरना हम लोग कहाँ शिकवे शिकायत वाले। बहुत बहुत जनाब प्रोफेसर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अगर यहाँ तशरीफ ले आए तो कैमरे के सामने आप आ जाएंगे। अच्छा खालिद साहब जा रहे हैं जी ठीक है। बस आज आप आदिल साहब को मस्जिद भी अपने दिखाएंगे जो हाँ मैंने देखी और मैंने इनसे कुछ वादा दी जो उन्होंने मुझे बताया। प्रोफेसर गुलजार साहब उस्तादों के उस्ताद, ठीक है। इनका ये मेरा, मैं तो शागिर्द नहीं रहा, लेकिन अगर मैं होता तो मेरे लिए एजाज की बात होती कि आप आज यहाँ तशरीफ रखते हैं। अच्छा अच्छा एडी उन्होंने वड़ा बना के दाने उम्र दा सारे तो यंग लगते हैं। मैं गवाही देना ना, मैं शागिर्द कोर्स अच्छा तुसी भी ना दे शागिर्द। ये मेरे स्पोर्ट्स के हवाले से पीछे मेरे शागिर्द बैठे। अच्छा तो वॉलीबॉल बहुत प्यारा, बास्केटबॉल खेले। तो एक दफे उंगली जख्मी थी तो मैं इनको कान से पकड़कर मैं क्लास में जाए छोड़े। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का बेस्ट एथलीट, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब कर्नल साहब, मेरे इंतहाई प्यारे दोस्त, कराची के हवाले से मेरे बड़े भाई कराची में छोटे गेट के साथ उनकी पीछे डेथ हुई है 15 लगे, तो वहाँ पे मदीर कैंट में दफन हुए, तो इंतकाल हुआ उनका। तो कराची से सो मैं तलावत करके उनकी रूह को बख्शता हूँ, तो कराची से मेरा रूहानी तल्लक जो है ना, तो उस सूरत में, तो उस हवाले से भी आपको इंतहाई आपका एहतराम कराची के हवाले से। मेरे इंतहाई सुबह साहब चौधरी साहब, इनके वालिद के साहब क्लब में बहुत वक्त गुजरा। टेनिस खेलने के बाद वो अंदर बैठे होते थे, उनसे मुलाकात हुआ करती थी। अल्लाह उनको। मेरे अजीज दरवेश अब्दुल खालिक साहब मेरे ये वाक के कुलीग हैं। इस वक्त हम शाम को वाक करते हैं पार्क में, टेनिस हमारा नहीं हो रहा क्लब के अंदर, तो वो इस हवाले से वो शाम हमारी लाइट पार्क में और दरवेश साहब का और मेरा मुकाबला होता है कि कौन ज्यादा चक्कर लगाता है। क्या बात। हालांकि से तो वॉकिंग ट्रैक मिन्नतें करता था मेरी जान छोड़ो। तरह घंटे जोर देते। तो मैं जाती तौर पर एज ए एजुकेशनलिस्ट 25 साल मैंने इस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया। फिर मेरी प्रमोशन हुई तो मैं अल बैरूनी गवर्नमेंट कॉलेज पीडी खान चला गया। अपने इलाके के प्रोफेसर अपने इलाके के हवाले से तलागंग और गुजर खान खाली थे। डायरेक्टर कहने लगा, खान साहब ये दोनों आपने चकवाल घर बना ली है, आप आराम से चकवाल आ सकते हैं, आप पिंड कैसे जा रहे हैं? तो मैंने कहा तेन अंदर की गल नहीं पता, मेरी वो मिट्टी है। तो मेरा
लिल्ला टाउन के साथ मेरा गांव है लंगर, तो वहां से मेरा तल्लक था। तो मैंने कहा वो उसमें मुझे मिट्टी जो है ना वो खींच के ले गई है, तो मैंने तो 12 साल मैंने वहां पे गुजारे जी, और अल्लाह मियां ने मुझे 20वां ग्रेड भी वहां पर ही दिया। और मैं अपने उस 12 साल दौरानी में सिर्फ एक बात कहूँगा कि हमारा एक ऑडिट होता है, उसके बाद पेंशन मिलती है। मेरे साथ 4 प्रिंसिपल रिटायर हुए जामी साहब, उनकी बेचारों की 3-3, 4-4 साल जो है वो पेंशन नहीं मिली, ऑडिट नहीं हुआ। ऑडिट वाले मर्जी से आते हैं ना, आपको जो गवर्नमेंट सर्विस में रहे हैं आपको पता होगा। तो जब तक प्रिंसिपल का ऑडिट ना डीडीओ होता है उतने तक उससे पेंशन नहीं मिलती। तो वो 3 प्रिंसिपल तो कहते हैं खान साहब आपके पास कौन सी जो है वो उस वक्त गिदर सिंह थी, आपने जो है वो पेंशन फौरन आपने। तो 21 मार्च को मैं रिटायर हुआ जनवरी में, और 21 मार्च को ढकू रोड में जो सारे जो थे वो मेरे वो न्यूज आ गए। तो उसमें एक बात का सिर्फ जिक्र करूंगा, हमारी एक परसेंटेज होती है फीस कंसेशन की, तो वो मेरे अल्लाह का करम था, मैंने उस परसेंटेज को मद्देनजर नहीं रखा। मैंने उससे डबल जो आ गया, जिसने कहा कि मैं बेवा का बेटा हूँ, किसी ने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने उनकी सबकी फीसें माफ की हैं। ऑडिट हुआ तो वो कहने लगे कि इस प्रिंसिपल जिसने इतनी जो है शफकत का मुजाहरा किया है, हम इसको क्लियर करते हैं जी इसमें। प्रोफेसर नो ऑडिट ऑब्जेक्शन, और अल्लाह के फजल से मुझे ढक्कू रोड पे सारे अपने वाजबात मिल गए। 3 प्रिंसिपल मेरे समुद्री से, अटक से सैयद लाल हुसैन शाह साहब, और तीसरे अब्दुल रज़ाक साहब। तीनों बेचारे 3 साल जवान बेटियां घर बैठी हुई हैं, उनको पेंशन नहीं मिली, ऑडिट नहीं हुआ था, ऑडिट वालों ने रोक लिया। तो मैं यहाँ पे इस मोहल्ले के रहायशी होते हुए अपने भाई कर्नल साहब का मैं ज़ाती तौर पर इनको जानता हूँ, तो एज ए एजुकेशनलिस्ट आई वांट टू अप्रिशिएट सर्विसेज, और लोग मुतमईन हैं। और एक आम मिडल आदमी जो इधर मुनीर और अपना बेकन में नहीं भेज सकता, वो बच्चे अपने इनके पास भेज रहा है, और क्रेडिट गोज टू कर्नल साहब। ये जब इंटेलेक्चुअल को इकट्ठा करते हैं, यकीन बहुत बड़ी बात है। मैंने इनको क्या लिखा था आपके बारे में, अभी याद नहीं है मुझे। तो इसके साथ मैं अपने प्यारे दोस्त इनकी तफसीलात सुनी, जामी साहब की अपना मदर साहब आपकी, और मैं तहे दिल से मैं दुआएं दे रहा था कि ये कितनी अजीम शख्सियत हैं कि इन्होंने जो वो स्कूल खोला और इसके बाद जो बेवा की इमदाद कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी और कोई नेकी नहीं है उस सूरत में। तो इनके प्यार में, इनकी मोहब्बत में मैं चकवाल में इनको खुश आमदीद कहता हूँ। और ये जो यकीन जाना, ये जो महफिल बड़ी महफिलें अटेंड की हैं, लेकिन जो यहाँ पे मुझे आज रूहानी खुशी हुई है, मैं दिल की बात कर रहा हूँ, जो रूहानी खुशी हुई है उसको मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। एंड क्रेडिट गोज टू कर्नल साहब जिन्होंने इसका इनेकाद किया है, और मेरे प्यारे अजीज बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इनकी जब मैंने बदर साहब की अपना खिदमत सुनी है, तो मुझे एक पंजाबी के 2 मिसरे वक्त ज्यादा हो गया, ज्यादा जाया नहीं करूंगा उस सूरत में। तू पाक खुदा दी चाह वर्गा, दोबारा बताइए जो बेवा की खिदमत इन्होंने अदा की हैं, और जो अपना मुर्दा को हुस्ल दे रहे हैं, तू पाक खुदा दी चाह वर्गा। सुबह साहब तू पाक खुदा दी साडे पिंड रू जांदे राह वर्गा, तैनू किवें भुलाइए वे सजना, तू आंदे जांदे साह वर्गा। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा शेर सुना के मैं इजाज़त चाहूंगा, एक छोटा सा। मेरी लफ्ज़ें ना गिना करो, मेरी गलतियां ना चुना करो, ये कदम कदम की हदूद क्या मेरे साथ तुम भी चला करो। मैं खुले मिजाज का शख्स हूँ, मैं तकल्लुफात से मावरा, ये जो मेहरबानी के लफ्ज हैं ये मुझसे ना तुम कहा करो। कहीं तुम ना हो बेनसीब, कोई बददुआ ना तुम्हें लगे, ये जो खोए खोए से लोग हैं ना देख के ना हंसा करो। ये दुआ है रब्बे जलील से तेरी ताजगी को खजा ना हो,
ये दुआ है रब जलील से तेरी ताजगी को खजाना हो, बहार तुमसे जला करे, मुस्कुराते सदा तुम रहा करो। बहुत शुक्रिया सर। मेरा ख्याल ये है कि हमारी ये बड़ी खूबसूरत महफिल थी। आपके पीछे कैमरा है। ये बड़ी खूबसूरत महफिल थी। यहाँ पे जनाब मजहर हानी साहब कराची से तशरीफ लाए, जनाब अहमद शाह साहब कराची से तशरीफ लाए और मेहमान बने जनाब कर्नल अब्दुल कदीर साहब के, और यहाँ पे बड़ी खूबसूरत यहाँ पे तकरीब मुनक्कद हुई। और यहाँ पे गुरबा के अंदर कराची से गर्म कपड़ों का तोहफा लेकर, पंजाब में सर्दी ज्यादा पड़ती है, बहुत सारे सैकड़ों के हिसाब से शॉपर, और एक एक शॉपर के अंदर मुतअद्दद गर्म कपड़े यहाँ पे चकवाल की मुस्तहिक खातून जमा हुई, और हर एक खातून ने अपनी मर्जी से अपने सेंस के हिसाब से यहाँ से वो शापर उठाया। गोया के शापर्स को भी यहाँ पे मेहमान खसूसी या मेजबान ने तकसीम नहीं किया, बल्कि जो लोग यहाँ पे लेने आए थे उन्होंने अपने हिसाब से अपने सवाबदीद पे शापर उठाए। बड़ी रेस्पेक्टफुली जो है गर्म कपड़ों का तोहफा मजहर हानी साहब की तरफ से, अहमद शाह साहब की तरफ से, कराची से आया, इतनी दूर से आया। मोहतरम खुद भी तशरीफ लाए, बस के अंदर बैठ करके आए। और मैं समझता हूं कि ये जो जज्बा इनके अंदर है, ये वो जज्बा, अगरचे पाकिस्तान के हालात के अंदर बहुत सारी कह लें ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से हमारा दिल डूबता है, लेकिन जब तक मजहर हानी साहब जैसी जो शख्सियात हैं यहाँ पे मौजूद हैं, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और यहाँ पे हालात बेहतर होंगे। यहाँ पे मैं समझता हूं कि जहाँ पे करप्शन करने वाले, लूट मार करने वाले, इज्तिमाई वसाइल पे डाका डालने वालों की बहुत बड़ी तादाद है, वहां पे मोहतरम मजहर हानी साहब जैसी शख्सियात भी मौजूद हैं, कर्नल अब्दुल कदीर साहब जैसी शख्सियात भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ से गुर्बत खत्म होगी, यहाँ पे माशी हालात भी बेहतर होंगे, यहाँ पे अमनो इंसाफ का भी इंशाअल्लाह दौर दौरा आएगा। आपसे इजाजत चाहते हैं और मोहतरम हानी साहब का, मजहर हानी साहब का इन सारे अहबाब की तरफ से और पूरे शहर वालों की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि मजहर हानी साहब से हमारा ये जो ताल्लुक है ये इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। मजहर हानी साहब की शख्सियत से इंप्रेस होते हुए चकवाल के अंदर भी मजहर हानी साहब जैसे लोग पैदा होंगे और यहाँ पे इंशाअल्लाह यहाँ पे भी वो कराची वालों का जो है कह लें एहसास जो है, एहसास हमदर्दी जो है पैदा होगा, ग्रो करेगा। और इसी के साथ आपसे हम सब इजाजत चाहते हैं। मोहतरम मजहर हानी साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक कमिटमेंट लें इनसे कि ये दोबारा भी आएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत रही तो जरूर आऊंगा। आपका एहतराम, आपके काम की रिकग्निशन जो है, अगर कराची के अंदर है, अगर पूरे कराची के अंदर है, अगर पूरे सिंध के अंदर है, तो पंजाब के अंदर भी है, चकवाल के अंदर भी है। आपका काम बोलता है, असल बात अल्फाज की नहीं, असल बात काम की होती है। मोहतरम मजहर हानी साहब आपको सलाम है, आपको सल्यूट है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाअल्लाह।